जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य वो ये है कि आरक्षण विषय जो है उसको हम अच्छे तरीके से बता पाएँ। आज का जो हमने वीडियो बनाया है उसमें हम लोग अमेरिका में जो आरक्षण व्यवस्था जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, और हम आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जो संविधान जो है, संविधान में आरक्षण किन उद्देश्यों के लिए दिया गया है और उसमें किस प्रकार का, किन शब्दों का उल्लेख किया गया संविधान में आरक्षण के बारे में। और आज हम लोग ये देखेंगे कि जो कई प्रकार के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आरक्षण को लेके, कि आरक्षण जो है वो उसमें जो ST/SC के वर्ग को ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और वही जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा के सारी सीटें जो है वो ST/SC वर्ग से भर ली जाती है। इस प्रकार के जो कई सारे जो प्रश्न जो है वो उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग जवाब भी देंगे, और इसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो अगर हम लोग हमारे वीडियो की अगर शुरुआत करें तो ये देखेंगे कि जो आरक्षण व्यवस्था जो है, आरक्षण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जो जिसने बताया था वो व्यक्ति थे कोल्हापुर रियासत के महाराजा, जिनका नाम था छत्रपति साहू जी महाराज। और छत्रपति साहू जी महाराज जो थे वो ज्योतिबा फुले, जिन्होंने सबसे पहली बार और महिलाओं के शिक्षा की बात करी थी, वो व्यक्ति थे जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। और इन्हीं ज्योतिबा फुले से प्रभावित व्यक्ति जो थे वो कौन थे? छत्रपति साहू जी महाराज। और उन्होंने सबसे पहली बार रिजर्वेशन की व्यवस्था इनकी रियासत में दी थी। उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो आरक्षण देने का जो उद्देश्य रहा है और वर्तमान समय में जो आरक्षण देने का जो उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन नहीं है। आरक्षण देने का जो उद्देश्य है वो है हर तबके का प्रतिनिधित्व। और आरक्षण का जो संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि हम आरक्षण में उल्लेखित संविधान को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आरक्षण व्यवस्था है क्या। आरक्षण जो है वो हमारे भारत देश में दो क्षेत्रों में मिलता है। एक तो वो आरक्षण जो समाज देता है, एक वो आरक्षण जो संविधान देता है। तो जो समाज जो आरक्षण को देता है वो आरक्षण मिलता है दो क्षेत्रों में, एक तो नगर पालिकाओं में और दूसरा मिलता है मंदिरों में। मंदिरों में भी आपको एक जाति विशेष के व्यक्ति मिलेंगे जो कि पूजा पाठ कर रहे होंगे या फिर कथा वाचन कर रहे होंगे। नगर पालिका में भी आपको एक जाति विशेष के व्यक्ति मिलेंगे जो कि नगरों की गंदगी साफ कर रहे होंगे और वहाँ का जो कूड़ा करकट साफ कर रहे होंगे, नालियों को साफ कर रहे होंगे। तो ये जो आरक्षण जो है वो आरक्षण है जो समाज देता है। और दूसरा जो आरक्षण जो है वो आरक्षण है जो कि संविधान देता है। तो संविधान जो आरक्षण देता है वो सबसे पहला जो दायरा देता है वो लिंग के आधार पर देता है। जो सबसे पहला जो आधार है वो क्या है? लिंग है। और वहाँ पे हम लोग देखें तो जो महिलाएं जो है, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और दूसरा हम लोग अगर देखें तो जो भारत देश का जो संविधान है उसमें जो आरक्षण जो मिलता है वो तीन प्रकार का मिलता है। एक तो राजनीतिक आरक्षण, दूसरा शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाला आरक्षण, और अगला जो आरक्षण जो है वो है सरकारी नौकरियों में मिलने वाला आरक्षण। तो अगर हम लोग देखें तो जो राजनीतिक आरक्षण जो है, राजनीतिक आरक्षण का जो उल्लेख मिलता है वो 330 में मिलता है, जिसमें ST/SC की आरक्षित सीटें जो हैं वो लोकसभा में कितनी है ये बताता है कौन? अनुच्छेद 330। और अगला जो अनुच्छेद है वो 332 है, जिसमें ST/SC का आरक्षण जो विधानसभाओं में जो है उसका उल्लेख करता है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखें तो वो आता है शैक्षणिक आरक्षण। तो शैक्षणिक आरक्षण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 15(5) में। और जो अगला जो आरक्षण है वो है सरकारी नियोजनों में आरक्षण, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 16(5) में। ठीक है, तो इसमें जो आरक्षण जो मिलता है इसमें ये मिलता है कि जो आरक्षण व्यवस्था जो मुख्य रूप से है वो ये है कि जो संपूर्ण भारत देश जो है उसमें जो भी सीट्स जो आएगी उन सारी सीट्स का सभी के बीच में समान रूप से वितरण किया जाए और सभी लोगों के बीच में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व देश के उच्च आसीन पदों तक उन सभी का प्रतिनिधित्व रहे, इसी उद्देश्य से आरक्षण दिया गया। और अगर हम लोग देखें तो ST कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया वो 7.5% दिया गया, जो SC कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया वो 15% दिया गया, और जो OBC कैटेगरी को जो आरक्षण जो दिया गया वो 27% दिया गया, और जो जनरल कैटेगरी का जो वर्तमान समय में जो आरक्षण है जो कि 124वें संविधान संशोधन 2019 में जो जोड़ा गया वो दिया गया 10% आरक्षण। और इससे हमको समझना है कि वर्तमान समय में सभी को आरक्षण मिल चुका है। तो वर्तमान समय में आरक्षण के नाम पे राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए और आरक्षण के नाम पे लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें कि ये आरक्षण व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत देश का जो रियलिटी है वो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को देखने को मिलेगा
कि जो वर्तमान समय में जो ST/SC के लिए जो बैकलॉग पद जो होते हैं वो वर्तमान समय में 1,03,000 बैकलॉग पद जो है वो खाली है। अब हमको ये समझने की आवश्यकता है कि बैकलॉग पद होते क्या हैं। तो बैकलॉग पदों को हम लोग अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि बैकलॉग पद वो होते हैं कि ऐसे पद जो वैकेंसी के साथ आए थे लेकिन ST/SC वर्ग उसके लिए क्वालिफाई नहीं रहा था, उस पद के लिए एलिजिबल नहीं रहा था, तो वो पद जो है वो बैक हो जाते हैं और बैक होते होते वो इकट्ठे होने के बाद में फिर उन्हें उन पदों को इकट्ठा निकाला जाता है। तो वही जो बैकलॉग पद जो है वो वर्तमान समय में 1,03,000 पद जो है वो खाली हैं। उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। पिछले 20 सालों से बैकलॉग पदों की वैकेंसी नहीं निकली है, जो कि इनके लिए होती है ST/SC वर्ग के लिए होती है। और यही जो ST/SC वर्ग जो है वो अपने पदों से अछूता है। जिन पदों पे जनरल कम्युनिटी और OBC कम्युनिटी जो है वो जिन पदों को ग्रहण करके सालों बीत चुके हैं, जिस पद पे रह के, वही पद ST/SC कम्युनिटी को अभी तक नहीं मिले हैं। लगभग 1,03,000 पद जो है वो खाली हैं। अगर हम लोग बात करें, दूसरी बात करें हम लोग कि भारत देश को आज़ादी को 73 साल हो चुके हैं और आरक्षण जो है वो 73 साल से लगा हुआ है, लेकिन भारत देश में आरक्षण जो है उसका लाभ सिर्फ 2.5% लोगों को ही मिल पाया है और यही इसका ग्राफ रेट है। अगर हम लोग देखें कि सिर्फ 2.5% लोगों को ही क्यों मिल पाया है, तो हम लोगों को समझना होगा कि भारत देश में जो वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें यह था कि जो मुख से निकला हो ब्राह्मण, जो भुजाओं से निकला हो क्षत्रिय, जो जंघाओं से निकला हो वैश्य, जो पैरों से निकला हो शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था जो थी लगभग 3,000 साल तक भारत देश में रही थी। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था 3,000 साल तक रही थी और 3,000 साल तक ही भारत देश में ST/SC वर्ग का शोषण हुआ था। इसी कारण से ST/SC वर्ग जो है बहुत ज़्यादा निचले तबके तक आ चुका है। इसी कारण से धीरे धीरे इसको ऊपर उठाने में समय लगेगा। इसी कारण से जो अभी के समय में मात्र 2.5% लोग ही आरक्षण का लाभ ले पाए हैं। और उसके बाद में हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में जो प्रश्न जो आते हैं वो ये आते हैं प्रश्न कि भारत देश में जो ST/SC जो हैं वही सारे पदों पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी बातों पे मत मानिए, आप स्वयं जाओ और जो भी वैकेंसी का जो सिलेक्शन का जो लिस्ट होता है उसमें आप स्वयं उठा के देखो कि कौन से वर्ग का कितने प्रतिशत लोग हैं। जब मैंने ये आंकड़ा उठा के देखा था तो उसमें मैंने देखा था कि जो ST/SC वर्ग जो है मात्र 21 से 22% लोग जो है वही सिलेक्शन की लिस्ट में थे और बाकी जो कम्युनिटीज़ जो थी उसमें सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी थी वो 56% जो कम्युनिटी थी वो थी जनरल कैटेगरी में। तो हमें ये देखना होगा कि भाई हम लोग खुद ही जाएं और देखें कि सिलेक्शन लिस्ट में कि भाई कौन सा वर्ग जो है कितना प्रतिशत में सिलेक्ट हो रहा है। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ST/SC वर्ग जो है उसका बहुत कम लेवल में उनका सिलेक्शन होता है और बहुत कम सीट्स जो है वो ST/SC वर्ग से भर पाते हैं। आगे हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आरक्षण का सही व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आरक्षण का अगर सही व्यक्ति को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो आरक्षण में कुछ जो छोटे छोटे जो माइनर जो चेंजेस है वो करना चाहिए। और इस चीज़ से हम लोग सहमत भी है, क्योंकि अगर जैसे जो ST कैटेगरी जो है उसमें अगर 7.5% जो रिजर्वेशन है उसमें से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी धनाढ़ लोग जो है उनको 1.5% जो है उनके लिए रिजर्व सीट्स रख दें और बाकी जो एरिया जो है वो हम लोग जो ऐसे बच्चों के लिए रखें जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और जिनके माता पिता जो है वो खेतों में जाके काम करते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए हम लोग उन सीटों को आरक्षित करके रख सकते हैं। तो उसमें ये परिवर्तन लाके भी हम लोग हमारे लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो कि निचले तबके के लोग हैं। तो ये चेंजेस ला के हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न जो बोला जाता है कि आरक्षण के कारण से देश का विकास नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि आरक्षण के कारण से देश का विकास नहीं हो रहा है तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि क्या फिर दूसरे देशों में क्या आरक्षण की व्यवस्था फिर तो नहीं होना चाहिए। जो विकसित राज्य, जो विकसित देश जो है वहाँ पे अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तभी तो ना हम बोल पाएंगे ना कि भारत देश में जो विकास जो है वो आरक्षण के कारण से रुक रहा है। तो हम लोग अगर देखते हैं USA को, अमेरिका को, तो अमेरिका जैसा जो देश है वहाँ पे आरक्षण जैसी व्यवस्था है और वहाँ पे जो कहा जाता है वो कहा जाता है अफर्मेटिव एक्शन, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं सकारात्मक कदम। और ये सकारात्मक कदम के माध्यम से ही जो सन 1964 में अमेरिका की आज़ादी के 188 साल बाद सन 1964 में लाया गया था सिविल राइट
अधिनियम 1964 जिसे लेके आए थे मार्टिन लूथर किंग, जो कि वहाँ के ब्लैक्स के जो अश्वेत जो थे उनके वहाँ के नेता थे। उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो कानून जब लेके आए उसके बाद में धीरे धीरे जो वहाँ की जो राज्य जो सरकार थी, वहाँ की जो केंद्र सरकार थी, वहाँ की जो स्थानीय सरकारें जो थी, उन्होंने धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और यहाँ तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे आने के बाद में जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज थी उन्होंने भी अपने कंपनीज में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई सारे नियम बनाए। और जब ये नियम प्राइवेट कंपनियों ने बनाए तो जब कुछ लोग जो है वो इन प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ, इस अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ जब कुछ लोग गए तो वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर कंपनियां चाहे तो अश्वेतों के लिए रिजर्व सीट भी घोषित कर सकती है। और जब जब निर्णय आया तो इसी निर्णय के कारण से यहाँ पे जो इंडिया में जो चल रहा था इंदिरा साहनी केस जो इंडिया में चल रहा था, जिसमें ओबीसी आरक्षण को जो हटाने की जो बात कर रही थी, उसी में उसके बाद में फिर इंदिरा साहनी केस के टाइम पे ही ओबीसी का आरक्षण को आगे यथावत रखा। इसी जो अमेरिका में जो डिसीजन दिया था कोर्ट ने, उसी की बात को ध्यान में रखते हुए यही डिसीजन यहाँ पे इंडिया में दिया था। उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो जो यूएसए जो है वहाँ पे मूवियों तक में आरक्षण है। वहाँ पे अगर एक मूवी बन रही है तो वहाँ की जो मूवी जो बनती है वो बिना एक अश्वेत के कोई भी मूवी वहाँ पर नहीं बन सकती। और यही व्यवस्था जो है वो अमेरिका में दी गई है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया में एक जो परिवार विशेष के जो लोग हैं वही लोग सिर्फ बॉलीवुड में मूवियों में सीमित है। और वहाँ पे किसी भी नए व्यक्ति को तवज्जो नहीं मिलता और वहाँ पे किसी की एंट्री भी नहीं होने देते, क्योंकि एक परिवार विशेष के लोग ही वहाँ पर बैठे हुए और उन्हीं का वंशवाद वहाँ पे बॉलीवुड में चल रहा है। अब हम लोग जो देखें इस चीज़ को कि अगर ये सब चीज़ें हो जाने के बावजूद भी अगर हम लोग आरक्षण को समाप्त कर देते हैं तो फिर देश की स्थिति क्या होगी। अगर हमको ये देखना है तो हम लोग ये उन संस्थानों को देखना चाहिए हमें जहाँ पर वर्तमान समय में आरक्षण नहीं है, और वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कितना प्रतिशत किस कम्युनिटी को कितना प्रतिशत वहाँ पर भी प्रतिनिधित्व है। तो अगर हम लोग भारत देश की संस्था देखें, न्याय व्यवस्था जो भारत देश की जो है वहाँ पे हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो जजेस की जो संख्या है वो 31 है। इन 31 जजों में से एक भी आपको ST/SC वर्ग का नहीं मिलेगा, अर्थात इन ST/SC वर्ग की वहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा हम लोग देखें कि भारत देश के जो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्टों में अगर हम लोग देखें तो 21 जो हाई कोर्ट जो है भारत देश के वर्तमान समय में, वहाँ की इन 21 हाई कोर्टों में जो 850 जो जजेस हैं उन 850 जजेस में मात्र 14 जज ही ST/SC के हैं। और अगर हम लोग 2011 की बात करें, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और अगर 2011 की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 21 हाई कोर्ट जो है वहाँ पर इन 21 हाई कोर्टों में जो 850 जो जजेस हैं उसमें से मात्र 24 जज जो थे वो ST/SC वर्ग के थे। और अगर हम लोग भारत देश के ऐसे 14 हाई कोर्ट देखें तो ऐसे 14 हाई कोर्ट कुल हैं जहाँ पर अभी तक एक भी ST/SC वर्ग का एक भी न्यायाधीश वहाँ पर नहीं है। और दूसरा हम लोग अगर देखें कि मीडिया में ST/SC वर्ग का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो अगर हम लोग वहाँ पे देखें तो वहाँ पर मीडिया में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर जो टीवी एडिटर जो होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी न्यूज़ दिखानी है और कौन सी न्यूज़ नहीं दिखानी है, तो वहाँ पर अपर कास्ट जो हिंदू है वही सिर्फ 88% है, 88% जो है वो 88% जो है वो अपर कास्ट हिंदू हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखें टीवी पैनलिस्ट जो है जो बैठ के वहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं, अपना जो नॉलेज जो है वो बताते हैं, तो वो होते हैं 70% जो लोग हैं वो अपर कास्ट हिंदू जो है वो भी टीवी पैनलिस्ट हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखें ओपिनियन मेकर जो होते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं कि जब पेपर में जो आर्टिकल्स जो आते हैं, आर्टिकल्स में भी जो देखते हैं तो 72% जो है अपर कास्ट हिंदू है। वहाँ पर भी कोई भी ST/SC वर्ग का या फिर ST/SC OBC वर्ग का उतना लेवल पर प्रतिनिधित्व नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो भारत देश में वर्तमान समय में जो 70% जो लोग हैं वो भारत देश में मात्र 20 से 30%
प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारत देश में जो 20 से 30% लोग जो है वो भारत देश का 70% एरिया जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस समय हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो आरक्षण जो है वो आरक्षण का उद्देश्य जो है, सबसे पहली बात ये है कि आरक्षण का जो उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन नहीं है, आरक्षण का उद्देश्य प्रतिनिधित्व है। और अगर हम लोग भारत देश का समग्र विकास चाहते हैं, संपूर्ण भारत देश का अगर विकास चाहते हैं, तो फिर हमें सभी तबके को, हर तबके को प्रतिनिधित्व देना होगा, तभी हमारा भारत देश अच्छे तरीके से विकास करेगा। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।